मैं मर जाऊंगी पापा, लेकिन आपके बताए हुए रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस असलम से शादी करूंगी? हरगिज भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं मौत को गले लगा लूं। नूरीन ने तड़पते हुए अपने बाप की ओर देखा था, जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बेरहमी झलक रही थी। बेटी के लिए मोहब्बत या नरम एहसास नहीं था। अशरफ साहब ने आगे बढ़कर गुस्से के मारे उसका मुंह अपनी सख्त पकड़ में दबोच लिया था। ज़्यादा बकवास मत कर मेरे सामने। तू एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन सुकून से गुजार सकता हूँ। तू जानती है असलम कौन है? बहुत बड़ा दादा है, दादा। और जब उसकी नज़र तेरे ऊपर पड़ गई है तो उससे तुझे कोई बचा नहीं सकता। वो तो शुक्र मना इज्जत से तुझे अपनी बीवी बनाकर ले जा रहा है और बदले में मेरा सारा कर्जा भी माफ़ कर रहा है। वरना अगर वो चाहे तो सारी शर्तों को परे रखकर भी वो तुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले जा सकता है और मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और नूरीन की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसके सामने उसका बाप नहीं बल्कि एक जल्लाद आदमी खड़ा था, जिन्हें अपनी बेटियों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। पापा, मैं जानती हूँ आपके दिल में कोई जज्बात नहीं है। मैं आपसे किसी भी तरह प्यार की उम्मीद भी नहीं कर सकती। आपने जो कुछ भी असमा के साथ किया वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। सगी बेटी थी आपकी, लेकिन आपने मेरी बहन को जीते जी मार डाला। अपनी बहन को याद करते ही नूरीन तड़प तड़प कर रोने लगी थी। उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी तो सिर्फ अपनी जुड़वा बहन उसवा से, लेकिन उसवा उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। एक ऐसा भयानक हादसा जिसने उसवा को उससे छीन लिया था। वो हादसा याद आते ही नूरीन का दिल जैसे फट सा गया था। काश काश उसे भी मौत आ जाती तो इतना बड़ा गम उसे झेलना न पड़ता। तेरी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी तकदीर में लिखा था, और अब तेरे साथ जो होगा वो तेरी तकदीर में लिखा है। न तू इसे बदल सकती है और न कोई और। ये कहते हुए अशरफ ने उसे कलाई से पकड़ा और खींचते हुए ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। खुद को तैयार कर ले, कल शादी है तेरी असलम के साथ। ये कहकर वो बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया था, जबकि नूरीन तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। बिन माँ के बच्चे ऐसे ही बेआसरा हो जाते हैं। बाप तो पहले मुंह मोड़ लेता है। आज उसे अपनी माँ की शिद्दत से याद आई थी। नूरीन अहमद बिन्त अशरफ अहमद, आपका निकाह असलम चौधरी बल्द अशफाक चौधरी 5,000 सिक्का राजुल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो 17 साल की मासूम लड़की जिसे अभी पढ़ना लिखना था, कुछ बनना था, आज अपने बाप के जुए में हारे गए पैसों के बदले अपने से 20 साल बड़े चौधरी असलम के साथ निकाह के लिए बैठी हुई थी। उसका पिता सिगरेट के कश लगाता हुआ अपनी बेटी को घूरने लगा, जो डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अरे बोल ना, मुंह क्यों बंद है तेरा? उसके बाप ने गुस्से में कहा। तो नूरीन का दिल धक से रह गया। उसका पिता उसे लाल जोड़ा पहनाकर असलम चौधरी के ठिकाने पर लेकर आया था और अब जबरदस्ती निकाह के लिए मजबूर कर रहा था। अब्बा, ये अंकल बहुत बड़े हैं, वो रोते हुए और डरते डरते बोली थी। तेरी तो अशरफ बट उसे मारने को ही था कि असलम चौधरी ने उसे रोक दिया। अरे यार, क्या कर रहा है? इतनी नाजुक सी है, एक थप्पड़ से ही बेहोश हो जाएगी बेचारी। और अब तो ये मेरी है, निकाह करे या फिर बिना निकाह के, लेके तो मैं ही इसे जाऊंगा। असलम चौधरी ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए शैतानियत से मुस्कुराकर कहा, और नूरीन के 14 तबक रोशन हो गए। वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ नूरीन के पास आया था। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे को निहारते हुए धीरे से सरगोशी वाले अंदाज में बोला, चल कोई बात नहीं, निकाह नहीं करना? मत कर निकाह, सुहागरात के बाद कर लेंगे, जब तुझे अपने बच्चे की माँ बनाऊंगा। असलम चौधरी उठते हुए नूरीन का नाजुक हाथ अपनी सख्त और खुरदरे हाथों में पकड़ता है तो वो तड़प कर रह जाती है। छोड़ो मुझे अंकल, आपकी बेटी की उम्र की हूँ, कुछ तो शर्म करो। नूरीन ने तड़पते हुए अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असलम चौधरी ने और ज़ोर से उसे जकड़ लिया। नूरीन ने आगे बढ़कर अपने दांतों से उसकी मोटी कलाई को जोर से काट लिया। असलम चौधरी का दिमाग एकदम गुस्से से घूम गया था और उसने उल्टे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया, जिससे वो दूर आंगन में जाकर गिरी। उसके आदमियों ने एक जोरदार कहकहा लगाया था, जबकि असलम चौधरी गुस्से से अपनी कलाई को देखता हुआ नूरीन की ओर बढ़ रहा था और वो डर के मारे पीछे सरक गई थी। मैं तो तेरे साथ कमरे में ही सुहाग रात मनाना चाहता था, लेकिन तुझे अगर यहाँ सबके सामने अपनी इज्जत का जनाजा निकालना है तो चल फिर यही सही। असलम चौधरी ने कहते ही अपनी कमीज उतारकर दूर फेंकी थी।
उस वक्त वहाँ इतने मर्दों के बीच वो एक अकेली खड़ी थी। अब्बा अब्बा, नूरीन रोते हुए अपने पिता को देखकर चिल्लाई थी, जो अपने कान बंद किए नई सिगरेट सुलगाकर उसके कश भर रहा था, और नूरीन का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने एक नफरत भरी नज़र अपने बाप पर डाली थी और फिर अपनी आंखों में बहते आंसू बेदर्दी से रगड़कर साफ कर दिए थे। और फिर उसके बाद उसने एक नज़र सामने से आते असलम पर डाली थी और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आई थी। नूरीन ने उस हैवान को अपनी तरफ झुकता देखा तो पूरा जोर लगाकर अपनी टांग उसके सीने पर दे मारी। वो अपना संतुलन बना नहीं पाया और पीछे जाकर गिरा था। उसके पीछे ही जहाँ लोहे की एक पाइप पड़ी हुई थी, वो उसी पर बुरी तरह गिरा और लोहे की पाइप सीधे उसके सिर पर जाकर लगी। वो वहीं गिरकर बेहोश हो चुका था। पल भर में ही वहाँ सन्नाटा छा गया था। सभी लोग सन्न रह गए और असलम चौधरी के बेसुध पड़े शरीर को देखने लगे। गंभीर खामोशी में नूरीन की एक सिसकी गूंजी। वो उठकर बैठी और उस शैतान को देखकर कांपने लगी, जो पूरी आंखें खोले बेसुध पड़ा था। अरे चेक कर, एक आदमी ने दूसरे से कहा। वो जल्दी से आगे बढ़ा और असलम चौधरी की नब्ज देखी। ये भाई तो अल्लाह के पास चला गया, उस आदमी ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो नूरीन का बाप गुस्से से सिगरेट फेंकता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अभी वो कुछ कहता कि उसी वक्त बाहर से फायरिंग शुरू हो गई थी। भागो, पुलिस रेड पड़ गई है, बाहर से एक आदमी अंदर आकर जोर से चिल्लाया था। तो वहाँ मौजूद सब लोग अलग अलग रास्तों से भागने लगे। नूरीन ने घबराकर सबको देखा और उठकर खड़ी हुई। उसने देखा कि उसका बाप भी पिछली तरफ से भाग रहा था और नूरीन की नज़र सामने पड़े असलम के बेजान जिस्म पर पड़ी थी। तो उसकी आंखों में उसके लिए तिरस्कार भर गया। जो वक्त का फिरौन बना बैठा था, वो आज बिना किसी के हाथ उठाए ही मारा गया। पुलिस वाले अंदर घुसते ही वहाँ बचे हुए कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लेने लगे थे। एक कमसिन लड़की को जख्मी हालत में देखकर एसपी सुभान सुल्तान उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू थाम लिया। नूरीन ने झटके से नज़र फेरते हुए उस पुलिस अफसर को देखा। तो तय हुआ है इस महीने की 10 तारीख को सुभान और दानिया का निकाह होगा, जबकि ईज़ा और आर्यान की शादी कर दी जाएगी। सुल्तान साहब ने अपने बच्चों को देखते हुए अपना फैसला सुनाया तो पूरे घर में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। सबसे ज़्यादा खुश तो दानिया थी। आखिर उसे उसका प्यार जो मिलने वाला था। सीमा बेगम ने इस खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया था। खलील सुल्तान के 2 ही बच्चे थे, एक बेटा जावेद सुल्तान और बेटी रुबीना सुल्तान। दोनों की शादियां भी धूमधाम से उनके हमपल्ला परिवारों में की गई थीं। जावेद सुल्तान और सीमा बेगम का बड़ा बेटा सुभान सुल्तान था, जो इस वक्त एसपी के पद पर था, और सुभान से छोटी 3 साल छोटी उसकी बहन ईज़ा थी। वहीं रुबीना की शादी यूसुफ से हुई थी और अल्लाह ने उन्हें आर्यान और दानिया से नवाजा था। आर्यान सुभान से 1 साल बड़ा था, जबकि दानिया और ईज़ा हम उम्र थीं। घर में शादी की तारीख तय होते ही खुशी की एक लहर दौड़ी थी। आर्यान अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा था और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा के बुलाने पर यहाँ आया था, नहीं तो ऐसी गैदरिंग से उसे जान छुड़ाने में ही भलाई लगती थी। वो बहुत ही संजीदा और गंभीर स्वभाव का इंसान था और सबको पसंद था, जबकि ईजा तो उससे बहुत घबराती थी। उनके निकाह को 1 महीना हो चुका था, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाए थे। ईजा तो उसके सामने जाते हुए नजरें झुका लेती थी, जबकि दानिया उतनी ही कॉन्फिडेंट थी। वो न सिर्फ अपने मामू के घर के हर काम में दखल देती, बल्कि सुभान से भी थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन सुभान तो घर पर कम ही रुकता था। उसके आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं था। अभी शाम से रात होने को आई थी, लेकिन सुभान सुल्तान के लौटने के कोई आसार नहीं थे। भाई बहू, खाना लगा दो, आज भी लगता है हमारा शेर लेट ही आएगा। खलील साहब ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। तो रुबीना और सीमाब साथ में किचन की तरफ बढ़ गईं। दानिया सलाद की प्लेटें सजाने लगी, जबकि ईज़ा फ्रूट ट्राइफल को फ्रिज में रख रही थी। सीमा बेगम ने नौकरानी के हाथों टेबल पर प्लेटें लगवाईं। तभी सुभान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। लो जी, भैया आ गए। ईजा खुशी से चहकी और बाहर की ओर बढ़ी, लेकिन भागते हुए अचानक सामने से आते आर्यान से टकरा गई। आर्यान ने अचानक ही उसे कमर से थाम कर गिरने से बचा लिया। संभल के, आर्यान ने फिक्रमंदी से कहा। तो ईजा का दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार आर्यान ने उसे छुआ था, और वो भी सबके सामने। ईजा जल्दी से घबराते हुए एक झटके से पीछे हटी और शर्मिंदगी से सिर झुकाए भागने लगी। लेकिन तभी गेट से सुभान अपने भाई के साथ अंदर आया। उसके साथ लाल जोड़े में एक कमसिन लड़की थी और सुभान के साथ उस लड़की को देखकर ईजा वहीं साकित रह गई।
बाकी घर वालों की नज़रें भी उस लड़की पर टिक गई थीं। दानिया की नज़रें सुभान के हाथ पर थीं, जो उस लड़की की कलाई थामे हुए था। सर, इस लड़की का क्या करना है? इंस्पेक्टर काशिफ ने सुभान सुल्तान से पूछा, जो अभी सारा पेपर वर्क पूरा करके उठा ही था। असलम चौधरी एक मुजरिम था। पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन वो फरार था। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। ये कानून की तरफ से सुभान सुल्तान के लिए ऑर्डर था। आज मुखबिर की सूचना पर सुभान ने असलम चौधरी के गुप्त ठिकाने पर रेड मारी, लेकिन असलम तो मिला मगर मरा हुआ। उसके कुछ आदमी तो पकड़े गए थे, जबकि कई आदमी भाग भी निकले थे। बड़ी मात्रा में उसके अड्डे से नशा भी बरामद हुआ था। सब कुछ अपनी हिरासत में लेते हुए एसपी सुभान सुल्तान उस लड़की को पूरी तरह भूल गया था, जो कब से बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। अब काशिफ के याद दिलाने पर सुभान ने अपने माथे पर हाथ मारा। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया। भेजो इसे अंदर। सुभान के कहने पर काशिफ ने उस लड़की को अंदर भेज दिया। वो बिना किसी भावना के एकदम मशीनी अंदाज में चलती हुई उसके ऑफिस में दाखिल हुई। तुम्हारा नाम क्या है और वहाँ असलम चौधरी के अड्डे पर कैसे पहुंची? सुभान ने फ़ोन पर आए अपनी माँ के मैसेज का जवाब देते हुए जल्दी जल्दी पूछा। नूरीन ने सर उठाकर उस पुलिस अफसर को देखा। मेरा बाप मुझे बेचने गया था, निकाह करवाकर अपना कर्ज उतारना चाहता था। उसकी बात पर सुभान ने चौंकते हुए सिर उठाया और उस लड़की को ध्यान से देखा। तुम्हारी उम्र कितनी है? अब उसने मोबाइल एक तरफ रखते हुए पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यान दिया था। अभी 18 की नहीं हुई। वो पूरे आत्मविश्वास से जवाब दे रही थी। तुम्हारा बाप कहाँ है? भाग गया। इस बार उसके शब्दों में अपने बाप के लिए नफरत ही नफरत थी। तुम क्यों नहीं भागी? अब वो माथे पर बल डालकर घूरते हुए उससे पूछने लगा। कोई ठिकाना नहीं था मेरा जहाँ मैं भाग कर जाती। इस बार उसकी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा था। उस लड़की के चेहरे पर कहीं कहीं जख्म के निशान थे। सुभान ने अपनी नज़रें फैल लीं। तुम्हें किसने मारा? वो अब अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उसका चेहरा देखते हुए पूछा। असलम चौधरी ने। मैंने निकाह से इनकार कर दिया था तो उसने। वो अपना निचला होंठ बाहर निकालती हुई मासूमियत से बोली थी और शिकायती अंदाज में बात कर रही थी। चलो, अब वो मर गया है तो तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तुम अब जा सकती हो। मरा नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नूरीन ने उसकी बात काट दी। बल्कि मैंने उसे मारा है। वो इतनी बेझिझक और हिम्मत से बोली कि सुभान सुल्तान हैरानी से पलटकर उस कम उम्र लड़की को देखने लगा। सुभान को यकीन नहीं हुआ था। असलम चौधरी को उसके अड्डे पर उसके आदमी की मौजूदगी में ये नाजुक सी लड़की भला कैसे मार सकती है? तुम क्या कह रही हो? वही जो आपने सुना। अब भी उसने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया था। कैसे? सुभान को अपनी ही आवाज़ बहुत धीमी लगी थी। वो बिना निकाह के सबके सामने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा था। मुझे कह रहा था कि मुझसे बच्चा पैदा करेगा। गुस्से में मैंने उसे जोर से टांग मार दी तो वो पीछे लोहे के पाइप पर जाकर गिरा। और फिर उसकी आंखों में ये कहते कहते आंसू अटक गए थे। अपनी बात पूरी करते ही नूरीन ने टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में डाला और एक ही सांस में पी लिया। फिर अपने आंसू पोंछे और सुभान की ओर देखा। मुझे पता है इस पाप की सज़ा फांसी होती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती इंस्पेक्टर भाई। एसपी नॉट इंस्पेक्टर। सुभान ने उसे सही किया था। एसपी सुभान सुल्तान। जी जी वही एसपी भाई। वो आंसू पोंछते हुए हिचकी के साथ बोली। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वो अपनी सीट पर बैठकर दोबारा से फाइल खोलते हुए बोला। नूरीन। नूरीन, अब इतनी रात गए तुम्हें मैं भला कहाँ छोड़ूं? पुलिस स्टेशन सुरक्षित जगह नहीं है। कोई रिश्तेदार है तो उसका पता दे दो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। जबकि नूरीन ने सिर नामे हिलाया। मैं तो गुनहगार हूँ ना? आपने मुझे जेल में बंद करना है? वो हैरानी से पूछने लगी तो सुभान ने गहरा सांस भरा। नहीं, असलम एक पेशेवर अपराधी था। शूट एट साइट का ऑर्डर था और तुमने सेल्फ डिफेंस में उसे। तो केस कैसे बनता है? नहीं बनता ना? खैर, मुझे देर हो रही है। मैं इंस्पेक्टर काशिफ से कहता हूँ रात के लिए तुम्हारा कोई बंदोबस्त कर दे, फिर सुबह। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। आप अच्छे हैं एसपी भाई, मुझे अपने साथ ले जाइए। वो एकदम से उसका रास्ता रोकते हुए बोली। सुभान एक पल को ठिठका। उसे कुछ समझ नहीं आया इस हालत में वो कैसे उसे अपने साथ लेकर जाए, पर उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इंस्पेक्टर काशिफ भी अकेला रहता था, परिवार नहीं था उसका यहाँ पर। इसीलिए कुछ सोचते हुए और घड़ी पर समय देखते हुए वो नूरीन को अपने घर ले गया। लेकिन घर में दाखिल होते ही सबने उसे जिन नज़रों से देखा था वो अपना माथा मलता रह गया। अब आप खुद ही बताइए सब लोग, मैं क्या करता?
सुभान ने सारी बात घर के बड़ों के सामने रख दी थी और अब उनसे पूछने लगा। पर्दे की ओट में खड़ी ईजा और दानिया ने भी ये सब कुछ सुना था। बेटा, तुमने तो हमदर्दी की है, लेकिन ये समाज ये हमदर्दी को कुछ और ही नाम दे देगा। उसकी माँ ने फिक्रमंदी से कहा। अम्मी, मैं कानून का रक्षक हूँ। मुझ पर जिम्मेदारी है कि अपने देश के हर नागरिक की रक्षा करूँ और मैं इस फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। सुभान कतई अंदाज में कहते हुए अपनी जगह से उठा। मुझे उम्मीद है कि सब मेरे इस फैसले का सम्मान करेंगे। बस कुछ ही दिन की बात है, केस अदालत में फाइल होते ही वो पुलिस कस्टडी में होगी। फिर जो अदालत तय करेगी वही होगा। लेकिन तब तक ये बेफिक्र रहो सुभान बेटा, ये बच्ची हमारे घर मेहमान है और हम लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। खलील साहब ने सुभान की बात काटते हुए बहुत ही मोहब्बत से कहा तो सबने खलील साहब की हाँ में हाँ मिलाई, जबकि दानिया को यह फैसला किसी सूरत अच्छा नहीं लगा। सीमा बेगम ने नूरीन को ईजा के साथ कमरे में भेज दिया ताकि वो उसे कपड़े वगैरह दे सके और ख़ुद अपनी ननद रुबीना के साथ खाना लगाने लगी। दानिया भी ईजा के पीछे पीछे कमरे में आ गई थी। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? दानिया के अंदाज में तिरस्कार था। ईजा, जो कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी, दानिया के अंदाज पर चौंकी। सामने बैठी लड़की उससे शायद 3-4 साल छोटी ही थी और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान भी थे, पर वो बहुत ज़्यादा डरी सहमी नहीं थी। नूरीन, उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं था जो तुम यहाँ आ गई हो? दानिया ने इस बार भी मुंह बनाकर पूछा था। दानिया, इसकी हालत देखो और तुम इसे किस तरह के सवाल पूछ रही हो? अपने सवाल जवाब बाद में पूछ लेना, पहले से ड्रेस चेंज करने दो। नूरीन, ये ले जाओ और कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ईजा ने बहुत ही प्यार से उसे कहा। तो नूरीन ने उसके हाथ से ड्रेस ले लिया। तुम और तुम्हारा भाई दोनों बहुत दानवीर हो भाई, किसी भी राह चलते को उठाकर घर ले आते हो, जैसे कि घर न हुआ अनाथ आश्रम हो गया। दानिया के बोलने का अंदाज बहुत ही अपमान भरा था। नूरीन ने अपने पीछे वो अल्फाज सुने, लेकिन खामोशी से बाथरूम की ओर बढ़ गई। फिलहाल वो उनके एहसानों के तले दबी हुई थी। उसका कोई ठिकाना नहीं था जहाँ वो जाती, इसीलिए खामोशी ही अपना ली थी। मेरा भाई, मेरे बाप जैसा मेरा भाई, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस लड़की को जिसने मेरे भाई को इस दुनिया से विदा कर दिया। तुम सब क्या कर रहे थे? असलम चौधरी के भाई अल्ताफ चौधरी ने एक आदमी को गर्दन से दबोचते हुए कहा। भाई भाई, अचानक ही सब कुछ हुआ था, हमें तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो एसपी मरने के बाद भी मेरे भाई को मुझे देखने न दिया, अपने साथ ले गया। अल्ताफ चौधरी ने सिर ना में हिलाया। नहीं छोड़ूंगा उस लड़की को, पता करो कहाँ है वो, ढूंढ के लाओ उसे मेरे पास। वो हाल करूंगा उसका कि मौत मांगेगी और मौत नहीं मिलेगी। अल्ताफ चौधरी गुस्से से पागल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो लड़की उसके सामने आ जाए और वो उसे ऐसी सजा दे कि वो कांप उठे। पूरे घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। सुभान सुल्तान की अभी भी वही रूटीन थी। वो तो शायद नूरीन को यहाँ लाकर भूल ही गया था। नूरीन भी ज़्यादातर ईजा के साथ होती और उसके कामों में उसका हाथ बटाती। ईजा से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ईजा को वो कमसिन मासूम सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। सीमा बेगम ने भी उससे नरम लहजे में बस ज़रूरत की बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि रुबीना का फ़ोन आया था कि वो अब उस लड़की को चलता करें। दानिया की इनसिक्योरिटीज़ किसी से भी छुपी नहीं थी। हर दूसरे दिन वो यहाँ पहुँच जाती और जिस तरह उस बच्ची को ताने मारती, सीमाब जी चुप रह जाती थीं। लेकिन उन्हें दानिया के रवैये से काफ़ी बुरा लगता था। रात को सुभान को अकेला पाते ही वो उसके कमरे में चली आईं। बेटा, अब इस लड़की के लिए कहीं और रहने का इंतजाम करवा दो, कब तक वो यहाँ रहेगी? उनके लहजे में कुछ था, जबकि सुभान के माथे पर बल पड़े थे। आपको किसी ने कुछ कहा है? अरे नहीं बेटा, बस अब चले जाना चाहिए उसे यहाँ से। सीमा बेगम ने नज़रें चुराईं। मामा, मैं इस केस पर काम कर रहा हूँ। इतने दिनों से जो आदमी मरा है उसका एक भाई भी है जो बहुत बड़ा गुंडा है और इस वक्त वो नूरीन को ढूंढ रहा है ताकि वो उससे बदला ले सके। मैं उसे कैसे जानते बूझते किसी के भी हवाले कर दूं? सुभान ने सख्त संजीदगी से कहा। बेटा, 2 दिन बाद आपकी शादी है, अब आप छुट्टियां ले लें। सीमा बेगम ने एकदम से बात बदल दी। यार, एक तो आप ही शादी की जिम्मेदारियां जरूर डाल देती हैं मुझ पर। वो माँ को देखता हुआ मुंह बना गया। हाँ ना, वो तो ज़रूरी है। और जानते हो दानिया कितनी एक्साइटेड है इस घर में आने के लिए कि बस कल शादी हो और वो यहाँ आ जाए। खैर, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, मैं भी चाहती हूँ जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो इस घर में आ जाए। ये कहकर वो कमरे में चली आई थी, जबकि सुभान सिर झटकता हुआ उठा और किचन की तरफ बढ़ गया।
क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। फिर से पानी की बोतल निकाल कर गिलास में पानी डालते ही उसकी नज़र आंगन में बैठी नूरीन की तरफ उठी थी। वो पानी पीता हुआ उसकी ओर बढ़ गया। वो ऊपर आसमान में चांद और तारों को देख रही थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। तुम यहाँ इतनी रात के क्या कर रही हो? अचानक अपने पीछे से भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह डर गई। दिल पर हाथ रखे नाराज़गी से सुबहान को देखने लगी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा आप शहर से बाहर चले गए हैं एसपी भाई। वो उसके पास आते हुए नॉर्मल से अंदाज में बोली, मैं ऑन ड्यूटी होता हूँ। सुबहान ने बहुत ही संजीदगी से उसे जवाब दिया, अच्छा एक बात कहूँ आपसे? नूरीन की ब्राउन शहद आंखें जैसे चमकने लगी थीं। बोलो। एक पल को सुबहान उसकी आंखों में खोसा गया था, पर अगले ही लम्हे उसने रुख फेर लिया। आप मुझे किसी एनजीओ में भेज दें। मैं अब और आपके या आपके घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। वो नम लहजे में उदासी से बोली, तुमने एक पाप किया है, पता है तुम्हें? सुबहान की बात पर उसके होंठ भींच गए थे। और उसका भाई तुम्हारे खून का प्यासा है। तुम घर से बाहर भी निकली तो वो तुम्हें, मेरा बाप आया था यहाँ पर एक बार। नूरीन की बात पर सुबहान के कान खड़े हो गए। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कब और कैसे? वो दूध वाले के रूप में आया था और मुझे कहा था वापस चलो, वरना वो आपके घर वालों को मार देगा। नूरीन ने परेशानी से कहा। अभी कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो सुबहान सुल्तान की फैमिली को मैली आंख से भी देख सके। और तुम जाओ अंदर, फालतू की सोचों को खुद से दूर रखा करो। और दरवाजे की तरफ देखा तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी भी और तुम पर गंदी नज़र डालने वाली की भी, समझी? वो न जाने किस एहसास के तहत ये बात बोल गया था। वो उसे अंदर की तरफ बढ़ते देख खुद गहरी सोच में पड़ गया। उसे अब घर की सिक्योरिटी और सख्त करनी थी। अरे नानो, आपके आने से तो घर में रौनक हो गई है। हम बहुत खुश हैं कि आप आ गई। ईज़ा ने प्यार से अपनी नानी के गले में बाहें डाल दी। अरे मेरे बच्चों की शादी है, कैसे ना आती? मेरे आर्यन और मेरे ईज़ा, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। नानो, सुबहान भैया की भी तो हो रही है शादी, उसे दुआएं नहीं देंगी आप? ईजा ने शरारत से कहा। हैं? उसकी किसके साथ हो रही है? अरे सीमा, मुझे बताया नहीं तुमने? सीमा बेगम ने गहरा सांस भरा और गुस्से से अपनी बेटी ईजा को घूरा। अम्मा, वो अचानक ही सुबहान का रिश्ता तय किया तो उसकी भी साथ ही कर देते हैं। उन्होंने बात को घुमाना चाहा, पर लड़की कौन है पता तो चले। वो भी टलने वाली नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम। अचानक से नूरीन वहाँ आते ही सलाम करने लगी तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। अरे ये लड़की है क्या? पर ये तो कुछ छोटी नहीं। सैयदा बेगम ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूछा। अरे नहीं नानो, ये तो नूरीन है, मेहमान है यहाँ पर। भैया की शादी तो ईजा, उठो, तुम किचन में जाओ, देखो कितने काम है वहाँ पर। सीमाब ने उसे वहाँ से उठाया। वो चाह कर भी दानिया का नाम अपनी माँ के सामने लाना नहीं चाहती थी और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। अम्मा, आप भी सवाल जवाब लेकर बैठ गईं। अभी तो आई हैं, होती रहेंगी बातें भी। उठिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। सीमाब बेगम उन्हें अंदर कमरे में ले गईं। आज सुबहान सुल्तान और दानिया का निकाह था और साथ ही विदाई भी। वहीं ईजा की भी विदाई थी। एक ही हॉल बुक था और सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम था। निकाह के लिए सुबहान और दानिया को स्टेज पर लाया गया। दोनों के बीच एक जाली नुमा पर्दा पड़ा था। एक तरफ घर की सारी औरतें थीं और दूसरी तरफ मर्द हजरात। नूरीन भी आज बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बहुत शौक से अपने हाथों पर मेहंदी भी लगवाई थी और ईजा ने उसे गजरे पहनाए थे। दानिया यूसुफ बिन्त यूसुफ सुल्तान, आपका निकाह सुबहान सुल्तान बल्द जावेद सुल्तान के साथ 10 लाख सिक्काए राजिल वक्त तय पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं आप? अचानक से सैयदा बेगम ने टोका तो सबकी सवालिया नज़रें उन पर जाकर टिक गईं। क्या हुआ अम्मा? जावेद साहब ने हैरानी से पूछा तो वहीं सीमा बेगम का दिल जोरों से धड़क उठा। वो जिस बात से बचना चाहती थीं वही बात उनके सामने आ गई थी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थीं कि किसी तरह दानिया और सुबहान का निकाह हो जाए, जो अब होते नजर नहीं आ रहा था। अरे इनका निकाह कैसे हो सकता है? नामुमकिन। सैयदा बेगम ने सिर ना में हिलाया। क्यों क्यों नहीं हो सकता? अचानक से दानिया ऊंची आवाज़ में बोली। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। अरे सीमा, बताया नहीं तुमने? क्या बताना था अम्मा जी? अब की बार जावेद साहब भी संजीदा हुए थे और सैयदा बेगम को देखा। अरे ये दानिया बही है ना? बचपन में इसके ऊपर जिन आशिक हो गए थे। बड़ी मुश्किल से बाबाओं ने इसका इलाज किया था, लेकिन बाबाओं ने साफ कह दिया था जब भी इसकी शादी होगी तो इसके शौहर को जिन मार देंगे। अरे मैं जानते बूझते कैसे अपने सुबहान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती हूँ? नामुमकिन, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। बात थी या जैसे कोई एटम बम जो नानू ने सब पर फोड़ दिया था।
ये क्या कह रही हैं आप? खलील साहब भी परेशान हुए थे। अरे सीमा, आप याद नहीं? नानों ने उन्हें याद दिलाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये बात वो भला कैसे भूल सकती थी? उन्होंने पलटकर अपनी ननद दानिया की माँ को देखा, जिन्होंने सिर नामे हिलाया। वक्त हाथों से फिसल चुका था। उन्होंने अपनी ननद के कहने पर यह सच छुपाया था, क्योंकि उनकी बेटी दानिया सुभान को पसंद करती थी और उसे शादी की ख्वाहिश थी। पर अब तो सारी सच्चाई खुल चुकी थी। सब बड़े सर जोड़कर बैठ गए। सैयदा बेगम के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। सुभान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक से ट्विस्ट आ गया था और फिर सबने यही तय किया कि सुभान और दानिया का निकाह नहीं होगा। और यूं पल झपकते ही सब कुछ बदल गया। दानिया ने खूब बाबेला मचाया, लेकिन बाप के सामने उसकी दाल न गली। सुभान सुल्तान स्टेज से नीचे उतर गया था। दानिया रोते हुए ब्राइडल रूम में चली गई। सभी उसके पीछे भागे थे। अगर ऐसी बात है तो फिर ईज़ा का भी भैया से निकाह ख़त्म करवाएं। जब मैं उस घर में जाकर नहीं रह सकती तो उस घर की लड़की भी इस घर में नहीं आएगी। अचानक विदाई के वक्त नादिया ने एक नया शोशा छोड़ दिया था। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि आप सब ने मिलकर प्लानिंग की है मुझे और सुभान को अलग करने की? और हम ऐसा क्यों करने लगे? अपनी माँ से जाकर पूछ लो, क्या अब भी रातों को तुम्हारे पास जिन नहीं आते? और दानिया की माँ ने नज़रें चुराई थीं, क्योंकि अब भी दानिया को अपने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होता था। नानू ने गुस्से से पूछा, नहीं, ये सब झूठ है। वो तो मुझे सपने आते हैं, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के बाद मैं ठीक भी हो जाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने ये सब इसलिए किया ताकि सुभान का निकाह उस लड़की से हो जाए। ये कम से लड़की भाग गई है ना आपके नवासे को, इसीलिए मुझे रास्ते से हटाया है आप सब ने मिलकर। लेकिन मैं भी आप सबको बता दूं, किसी को माफ़ नहीं करूंगी। आप सब ने मिलकर मेरा दिल तोड़ा है, खासकर मम्मा आपने। ऐसे मोड़ पर आके मारा कि दानिया मर गई है। अब सिर्फ एक बेजान वजूद को विदा कर रहे हैं आप लोग। घर की इज्जत बचाने के लिए दानिया का निकाह दानिया की माँ ने अपनी सहेली के बेटे से कर दिया था, और वो भी दानिया को पसंद करता था, इसलिए खुशी खुशी राजी हो गया। वो इन दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर था। नादिया कहते हुए ब्राइडल रूम से बाहर निकली तो एकदम नूरीन से टकरा गई। उसे वहाँ जोर का धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। वहाँ मौजूद सीमा बेगम, रुबीना बेगम, खलील साहब, यूसुफ साहब और जावेद साहब समेत ईज़ा, आर्यान और सुभान भी हक्का बक्का रह गए। आप सब ने मेरी बेटी पर जुल्म किया है, यूसुफ साहब दुख से कहते हुए बाहर निकल गए। आर्यान भी गहरा सांस भरते अपने अब्बा के पीछे गया। मेरी बेटी का दिल दुखाकर क्या मिला आपको? वो रोती हुई रुखसत हो गई। जिसकी आंख में हमने कभी एक आंसू नहीं आने दिया, उसे आपने रुला दिया, रुबीना बेगम ने अफसोस से कहा और बाहर निकल गई। अरे ये पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? जब मैंने सब कुछ अपनी इन आंखों से देखा था तो कैसे जानते बूझते अपने सुभान को मौत के मुंह में धकेल दूं? नानों ने अफसोस से सिर हिलाया। अभी सब अंदर ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर एक शोर सा उठा और सब लोग बाहर की ओर भागे। मगर निकलकर देखा तो सबके सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि बाहर तो दोस्तों ये कहानी का पहला भाग है। कहानी का दूसरा और आखिरी भाग सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कल इसी समय पर कहानी के दूसरे भाग को अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ।